दोस्तों नमस्कार। कल का दिन भारत के संसदीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक था। पुरानी संसद से नई संसद में भारत का लोकतंत्र पहुंचा। हमारे जो चुने हुए सांसद हैं वो पुरानी संसद से नई संसद में गए। कल पहले दिन नया बिल भी पेश हुआ और जब पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो एक अच्छी बात उन्होंने कही कि हम इसे पुरानी संसद कह करके इसको छोड़ना नहीं चाहते। इसके गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए इसे संविधान सदन कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि उससे और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर उस बिल्डिंग को, उस पार्लियामेंट को डॉक्टर अंबेडकर सदन कहा जाए। उसमें भारत का संविधान रचा गया, यानी संविधान सभा, और उसके बाद हजारों बिल, जिसमें खास करके नागरिकों के अधिकार, जो हाशिए के तबके हैं, उनके अपने अधिकार सुनिश्चित हुए। मोदी जी ने जो बिल बताए, जो कानून बताए, वो तो हैं ही, लेकिन उन कानूनों से बेहतर उसके पहले सैकड़ों कानून इस देश में पारित हुए। चाहे वो फ्री शिक्षा का मामला हो, मनरेगा जैसा कानून हो, आरटीआई जैसा कानून हो, या पंचायत में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान हो, या इसी तरह से भारत के संसदीय लोकतंत्र और हाशिए की आवाज़ों को अधिकार देने के तमाम बिल रहे हों, तमाम कानून रहे हों। लेकिन उसकी बुनियाद संविधान सभा में रखी गई थी, इसलिए, और उसके सूत्रधार डॉक्टर अंबेडकर थे, उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की थी। लगातार वो संविधान सभा में उपस्थित लोगों से संवाद करते थे, उनके सवालों के जवाब देते थे और संविधान का एक प्रारूप उन्होंने तैयार किया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को ज़्यादा बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि उस पुरानी बिल्डिंग का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। दोस्तों, दूसरा, जो नई संसद में कल प्रवेश हुआ और उसमें पहला बिल आया, वो भी बड़ा ऐतिहासिक है। लेकिन मोदी जी ने बड़ी चूक कर दी है। वो पहला दिन ऐतिहासिक हो सकता था, स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो सकता था, लेकिन वो काले अक्षरों से लिखा जाएगा। और इसलिए लिखा जाएगा कि जो महिला आरक्षण बिल कल पेश हुआ, उसमें ढेर सारी खामियां हैं। वो एक, आप कह सकते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक है। जो बात आज हो रही है और महिला आरक्षण का प्रावधान 2029 में, न जाने 2031 में या उसके बाद हुआ, क्योंकि उसमें दो बातें लिखी हुई हैं कि जनगणना और परिसीमन, उसके बाद सीटें तय होंगी, तब महिलाओं को 33% आरक्षण होगा। दोस्तों, एक बात पर शायद आपने गौर किया हो कि ये बिल अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। और अर्जुन राम मेघवाल कौन है? इस देश के कानून मंत्री हैं। राजस्थान से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। और गौरतलब ये है कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद वो दूसरे कानून मंत्री हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। और केवल दलित समुदाय से आने की वजह से उनके जरिए बिल को पेश कराया जाना, ये डॉक्टर अंबेडकर के श्रेणी में खड़ा करना नहीं है। आपने जो बिल के साथ जो धोखा किया है और उस पूरे महिला आरक्षण बिल को जुमला बनाया है, वो देश की महिलाएं तो क्या, इस देश का जो सामान्य जन है, जो नागरिक समाज है, जो इस डेमोक्रेसी के विस्तार को देखना चाहता है, उसको समावेशी बनते हुए देखना चाहता है, वो क्या इसे पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो
जो नाम आपने दिया नारी शक्ति वंदन, एक तो नाम ही बड़ा अजीब है। अजीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो मनुस्मृति में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो क्या इस देश में नारियों की पूजा होती थी? नारियों का जितना शोषण, उन पर जितना अन्याय और अत्याचार होता था, वो ये देश और समाज देख रहा था। जिस तरह की सामंती सोच भारतीय पुरुषों की रही है, पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है, उसमें नारियां पिसती रही हैं। तो नारी शक्ति का वंदन करना, ये लिख देने मात्र से क्या बदलाव हो जाएगा? नहीं। आज की जो स्त्री है वो अपने अधिकार मांगती है, वो मनुष्य होने का अधिकार मांगती है। वो शक्ति अक्ति आप मत बनाइए उसको। पहले भी पूजा की गई, उसको धन की भी देवी बनाया गया, उसको बुद्धि की भी देवी बनाया गया, लेकिन उसका एक अकाउंट नहीं था, उसके पास कोई दौलत नहीं थी, उसको पढ़ने लिखने की सलाहियत नहीं थी। तो लक्ष्मी और सरस्वती का प्रतीक बना देने से क्या महिलाओं को अधिकार मिल गए? या दुर्गा बना देने से क्या महिलाओं को अधिकार मिल गए? आपने न तो उनको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया, न पढ़ने का अधिकार दिया। ये अधिकार मिलता है उनको आधुनिक भारत में, आज़ादी के बाद। और वो जो संस्थाएं खड़ी की, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच थी, हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे। वो बात अलग है कि उस समय वो पारित नहीं हुआ, फिर अंबेडकर ने रिज़ाइन किया, लेकिन उसी बिल को 1955-56 में नेहरू ने 2 बार में पारित कराया। और हिंदू समुदाय की महिलाओं को जो अधिकार मिले, उसके जरिए आप देखिए आज एक बड़ी संख्या, एक बड़ा वर्ग महिलाओं का जो बहुत सशक्त होकर के खड़ा हुआ है सामने। और ये उसी का दबाव है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी महिलाओं के आरक्षण का बिल लेकर के आना पड़ा। लेकिन इस उनका जो नाम है उस पर मेरी बड़ी आपत्ति है कि नारी शक्ति वंदन, ये नाम की जरूरत नहीं। नारी महिला आरक्षण बिल है, ये सीधे तौर पर लिखा जाना चाहिए। और आप कोई खैरात नहीं दे रहे हैं। ये वंचित जो समाज होता है उसका डेमोक्रेसी में अधिकार होता है कि उसे भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए। और बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं साहब, आरक्षण से क्या होगा, क्योंकि वो पंचायत में आरक्षण है और वहाँ पर पतियों का पूरा कब्जा है, वो महिला पति वहाँ पर सब चलाते हैं। तो पहली बात तो इस बात को समझिए कि आरक्षण का लाभ पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई पड़ता है। पहली पीढ़ी आरक्षण से थोड़ी आत्मनिर्भर बनती है, कई गलतियां भी होती हैं उस समय उससे। और जो दूसरी पीढ़ी है उसमें आप आरक्षण के प्रभाव को देखेंगे, उसके तेज को देखेंगे। आज जो खास करके एससी और एसटी के वो तबके, वो वर्ग जो निकल करके आया है नौकरियों के जरिए, शिक्षण संस्थानों के जरिए, आप उसके तेज को देखिए, उसके अपने मेधा को देखिए। आज आप उनके मेरिट पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन जब पहली पीढ़ी में वो आरक्षण मिल रहा था तो मेरिट पर सवाल हो रहा था। ओबीसी की जो एक बड़ी जमात निकल करके आई है विश्वविद्यालयों से होते हुए, आप क्या अब उनके मेरिट पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आरक्षण का जो लाभ मिलता है वो पहले आधार तैयार करने में, और उसके बाद फिर आप सेकंड पीढ़ी में आप उसके तेज को देखेंगे, उसके गौरव को देखेंगे, उसके वजन को आप तब देखेंगे। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि नहीं महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, मैं इसका समर्थन नहीं कर, मैं सख्त विरोध करता हूँ उसको। क्यों नहीं मिलना चाहिए? और ये महिला सशक्तिकरण का ये दूसरा पड़ाव है। जो लोग कहते हैं कि साहब महिला सशक्तिकरण से कैसे होगा, उनको पढ़ाइए लिखाइए, ये ठीक वही तर्क है जो एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के लिए दिया जाता है कि आरक्षण क्यों, उनको पढ़ाइए, उनको पढ़ाने के लिए आप सहूलियत दे दीजिए। अरे साहब, खाने को नहीं होगा या उनके भीतर वो विवेक के लिए वो पूरा स्थान नहीं, अवसर नहीं मिलेगा उनको उस सिस्टम में, जब वो प्रवेश नहीं करेंगे तब तक उनका सशक्तिकरण कैसे हो सकता है?
और ये मैं इसको दूसरा स्टेप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सशक्तिकरण है वो विश्वविद्यालयों के जरिए, सरकारी नौकरियों के जरिए तो होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, अगर आप देश को, लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हर समुदाय जो हाशिए पर कहीं है, जो कहीं पृष्ठभूमि में है, उसके भीतर वो पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करें, वो चेतना पैदा करें। और आज महिलाएं सुशिक्षित तो हैं ही, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी उनमें आ रही है। और नरेंद्र मोदी ने अपने उस जुमलेबाजी से, अपने भाषणबाजी से, उन्होंने अपने पूरे ड्रेस सेंस से, मीडिया की बम्बारमेंट से जो महिलाओं के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला है, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उनको मूर्ख बनाया। मूर्ख तो इस बिल में भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, वो सिलेंडर 1100 रुपये का अब जरूर 200 रुपये कम हुआ है, बढ़ा दिया आपने 505 रुपये कम कर रहे हैं। उनके बच्चों के पढ़ाई का और उनकी दवाई का आपने कोई ख्याल नहीं रखा। बस नारी शक्ति पूजना, और कभी नवरात्रि में वो पानी पीना कि साहब मोदी जी कुछ खाते नहीं हैं, व्रत करते हैं। महिलाओं का सम्मान करते हुए फ़ोटो खिंचाना, वीडियो ले आना, ये जो मोदी जी ने किया है उससे एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी पैदा की है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब आप ये कह सकते हैं कि उनको ठगा है, उनको बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन मैं इसका एक दूसरा, एक सार्थक पहलू देखता हूँ कि कोई भी समुदाय पहली पीढ़ी में बेवकूफ़ ही बनाया जाता है। वो मोदी जी ने करके दिखाया। और ख़ास करके मोदी जी की पॉलिटिक्स हो, आरएसएस बीजेपी की पॉलिटिक्स हो, उसमें बेवकूफ़ बनाना ही सबसे पहले। और मोदी जी ने किसको छोड़ा है? सबको बेवकूफ़ बनाया है। हालांकि हर राजनीतिक पार्टी नहीं करती। आप कह सकते हैं कि पहली पीढ़ी में शायद इस तरह का होता है, लेकिन उसी के जरिए ये काम अंग्रेज़ों ने किया था कि थोड़ा पढ़ा दीजिए भारतीयों को तो वो हमारे लिए काम आएंगे, और वहीं से फिर वो चिंगारी निकलती है। आज जो महिलाएं सशक्त हुई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, अब उनको समझ में आ रहा है कि हमारी अहमियत क्या है। ये जो संसदीय लोकतंत्र का इतिहास में शुरू में 40-50 साल तक महिलाओं को वो हैसियत नहीं समझ में आई थी कि हम हैं क्या, हमारा वजूद क्या है, पॉलिटिकली हमारा वजूद क्या है, इस देश के लोकतंत्र में हमारी हैसियत क्या है। ये एहसास हुआ है इस वक्त में। मैं मोदी जी के इस योगदान को मानता हूँ कि भले ही उन्होंने अपनी सत्ता के लिए किया हो, लेकिन उसका असर होता है, सकारात्मक असर आने वाले वक्त में होता है, भले ही उसको बेवकूफ़ बनाया गया। तो इसी रूप में मैं देख रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो जरूर पैदा होगा। खैर दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस पर बात, ये डिस्कोर्स पर बात करते हुए मैं असली बात पर आता हूँ कि जो महिला आरक्षण बिल है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ देवगौड़ा के समय 1996 में 12 सितंबर को संसद के पटल पर रखा गया, विरोध हुआ और वो पारित नहीं हो सका। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2 बार ये संसद के पटल पर आया। उस समय भी जो कंसर्न थे सामाजिक न्याय से निकली हुई उन पार्टियों के, उसमें आरजेडी, समाजवादी पार्टी, उनका ये डर था कि इसमें वो महिलाएं आएंगी जो शहरी हैं, सवर्ण और उच्च वर्गीय महिलाएं हैं, बॉलीवुड से निकली हुई महिलाएं हैं, उनको अवसर मिलेगा, और जो कस्बों की, छोटे शहरों की, गांवों की महिलाएं हैं जो पिछड़ी जाति से आती हैं, उनको अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए। और ये डिमांड सही है, और इसी वजह से वो बिल पास नहीं हुआ, उसके लिए माहौल नहीं बना। फिर यूपीए गवर्नमेंट के समय 2009 में ये बिल पेश हुआ, लेकिन माहौल नहीं बन पाया। 2010 में 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में पास होता है, और इसके पीछे इसकी जो सूत्रधार हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी। मैं बेहिचक इस बात को कह रहा हूँ। वो बराबर इस बात के लिए कन्विंस कर रही थी लोगों को, चाहती थी कि किसी तरीके से महिलाओं का आरक्षण हो। असली ताकत देने की जो कोशिश कर रही थी वो सोनिया गांधी थी। एक तो पश्चिम से आने वाली महिला, इटली और कैम्ब्रिज में पढ़ाई उन्होंने की, वो पश्चिम के डेमोक्रेसी को समझती हैं, उस समानता और
न्याय की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझती हैं। वो चाहती थी कि पार्लियामेंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनकी आवाज़ बुलंद हो, उनका एजेंडा हो, उनका कंसर्न हो, मजाक नहीं हो, जो अभी किया गया है। हालांकि राज्यसभा में वो बिल पास हुआ, लेकिन फिर इसी ओबीसी के आरक्षण यानी कोटा वेतन कोटा के सवाल पर वो लोकसभा में पारित नहीं हो सका। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, उनको पूर्ण बहुमत था लोकसभा में, थोड़ा राज्यसभा में कमज़ोर थे, लेकिन राज्यसभा से वो बिल पास था। तो मोदी जी अगर चाहते, ईमानदार होते महिलाओं के प्रति, वो नारी शक्ति की बार बार बात करते हैं। वो मैंने कहा कि नारियों को पूजने से नहीं, नारियों को उनका अपना अधिकार देने से उनका सशक्तिकरण होगा। पॉलिटिकली अवेयरनेस करने की भी ज़रूरत है। 8 मार्च 2016 को सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को कि लंबे समय से जो प्रतीक्षित विधेयक है उसे सरकार को पारित कराना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुमत है, आपको दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने उस चिट्ठी में यह भी लिखा कि कांग्रेस को पहली और एकमात्र प्रधानमंत्री महिला देने पर गर्व है, यानी इंदिरा गांधी इस देश की महिला प्रधानमंत्री होती है। लेकिन मोदी जी के कोई एहसास नहीं होता है उनको, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो केवल चुनाव को ध्यान में रख करके करते हैं। फिर उन्होंने 20 सितंबर 2017 को कहा मोदी जी को फिर से कि लोकसभा में आपके पास बहुमत है, इसका लाभ उठा करके महिला आरक्षण बिल पास कराइए। लेकिन दोस्तों ये नहीं हुआ, और ये होता है कल, और वो भी मजाक की तरह से, क्योंकि उसमें जो प्रावधान किया जा रहा है, नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो प्रावधान किया जा रहा है कि जनगणना फिर परिसीमन, उसके बाद सीटें तय हों, माने प्रतीक्षा करें वो। तो ये जो जुमला दिया गया है, वो जुमला जो फरेब दिख रहा है, जो धोखा है महिलाओं के साथ, कि आपको उन्हें पॉलिटिकली अवेयर नहीं करना है, लेकिन केवल वोट हासिल करना है, उसके लिए ये सारी पैंतरेबाजी हो रही है, सारा दाव पेंच हो रहा है। तो एक पोस्ट डेटेड चेक एक किस्म की है, ये फरेब है, धोखा है, जुमला है। और अगर आप ईमानदार हैं तो अभी क्यों नहीं, आपके पास तो इतना बहुमत है। हालांकि लोकसभा से पास होना है, राज्यसभा से पास होना है, और उसके बाद फिर 50% राज्यों से पास होना है, तो ये तो अभी तो होने वाला है नहीं। लेकिन 2024 में चूंकि नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को किसी तरीके से भ्रमित करके, और आप उनको लगता है कि बेवकूफ़ समझते हैं, आप बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन अब वो दौर है नहीं। ये जो पीढ़ी आई है महिलाओं की, वो विवेकवान है, वो अपने अधिकारों को समझती है, वो अपनी हैसियत को समझती है, और इसलिए नरेंद्र मोदी के इस जुमले को वो खारिज करेगी। आप केवल पूछ करके उनका वोट नहीं हासिल कर सकते, उनको अपने बुनियादी अधिकार चाहिए, उनको मनुष्य होने का अधिकार चाहिए, उनको पॉलिटिकली वो भी पार्लियामेंट में पहुंचे, अपने कंसर्न, अपने एजेंडे को रखें, महिलाओं की समस्याओं पर खुल करके वो बात करें। ये आज भी उसके लिए ये देश स्ट्रगल कर रहा है। तो इस जुमलेबाजी ये जो नरेंद्र मोदी की देन है, लेकिन महिला आरक्षण बिल की जो असली सूत्रधार वो सोनिया गांधी है, और वो उनके कंसर्न में है। वो चाहती हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, पॉलिटिकली अवेयरनेस हो, और पार्लियामेंट और विधानसभाओं में भी उनकी आवाज़ गूंजे, आवाज़ बुलंद हो।